हेलो हाय गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे। दोस्तों, पॉलिटी की क्लास के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज का जो हमारा मॉडल पेपर होगा वो छठवां होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है महान्यायवादी और सीएजी। इसके चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं जो पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को मैं रखा हूं दोस्तों। तो आज इसी पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू किया जाए। और शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आसिफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से क्लास के बाद पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है और सीएजी के चैप्टर से। तो आपके जो ऑप्शन है वो है अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, आप सारे क्वेश्चनों के लगभग आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको आते हो आंसर दीजिए और अपनी जो है तैयारी को चेक कर सकते हैं आप, कितनी तैयारी आपकी हुई है पॉलिटी की। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। संविधान के आर्टिकल 75 के खंड 2 में जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस आर्टिकल में कहा गया, सॉरी 76(2) में, 76 के खंड 2 में जो है बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का विधि सलाहकार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ये आपको बताना है। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण करता है? तो आपके ऑप्शन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। ये चारों ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है भारत का महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? ये आपको बताना है। संसद द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट आंसर में से बताना है कि न्यायाधीश महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे की जाती है। और आपके यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट करके राइट आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? आपको बताना है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। और आपके जो ऑप्शन है वो है भारत के महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता या महान्यायभिकर्ता। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है या समझा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ये आपको बताना है, इनमें से कौन है जिसको भारत के जो है राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। और आपके जो ऑप्शन है वो है महाधिवक्ता को, महान्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, उपयुक्त में से कोई नहीं। है चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर में से बताना है कि किसे ये अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ये आपको बताना है। संसद की सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, कौन है वो? और आपके जो ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी से कहा जाता है, या मुख्य चुनाव आयोग। चारों ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये आपको बताना है। गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर, आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो गैर सदस्य के रूप में संसद किसी एक सदन की जब बात की जाती है दोस्तों, उसमें उपराष्ट्रपति भी भाग ले सकता है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको पता ही है। और महान्यायवादी भी भाग ले सकता है। यहाँ पे ए और सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति लोकसभा में भाग नहीं ले सकता। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर से कह सकते हैं, यहाँ पे ए और सी दोनों यहाँ पे राइट हो सकता है, से आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन कथन इसमें से सही नहीं है। और आपके ऑप्शन है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है, उसे, यहाँ पे उसे है दोस्तों, देख लेना इसे। और उसे संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, या उसे संसद में मत देने का अधिकार है, या भारत सरकार का विधिक सलाहकार है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि कौन सा महान्यायवादी के संबंध में सही कथन नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ये कथन सही है। उसे संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। उसे जो है भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, उसे संसद में मत देने का अधिकार है, यहाँ पे उसे मत देने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, आपको बताना है। क्या होता है ये आपको बताना है। एक सरकारी अधिवक्ता होता है, क्या वो सरकारी अधिवक्ता होता है, या राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी होता है, या कानूनी सलाहकार होता है, या प्रशासनिक अधिकारी होता है। चारों में से आपको बताना है राइट आंसर कि कौन सा राइट आंसर इसमें से हो जाएगा। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनसे बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल जो है, ये राज्य सरकार का विधिक परामर्श होता है, परामर्शदाता होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी जो होता है केंद्र सरकार का होता है, और एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य सरकार को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है 10वां, वैसे सेम क्वेश्चन ये भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया गया है दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। आपके ऑप्शन है, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाधिवक्ता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप विकल्प पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछा। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, सारे किसी न किसी एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप बिल्कुल बारीकी से, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर जाएं। ऑप्शन दे के आपको कन्फ्यूज़ करेगा, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। धैर्यपूर्वक आपको सही से, जितने भी टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो सारी चीज़ों को आपको समझ के जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया दोस्तों, किस भारतीय संविधान के में किस आर्टिकल में ये है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 146, आर्टिकल 147, आर्टिकल 148, आर्टिकल 149। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में जो कहा गया वो दोस्तों कहा गया आर्टिकल 148 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को सृजित किया गया है, उनके पद का सृजन किया गया है था, ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, संसदीय अधिनियम द्वारा, या संविधान द्वारा, या मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन जो किया गया था वो भारतीय संविधान में किया गया है दोस्तों। ये संवैधानिक पद है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल बताना है आपको, कितना कार्यकाल तक ये नियुक्ति पर रह सकते हैं, पद पर बने रह सकते हैं। आपके ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर से बताना है। तो यहाँ पे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपने पद पर 6 वर्ष तक बने रह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। और आपके ऑप्शन है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, या सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, या उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है यहाँ पे, तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सही नहीं पूछा गया है, तो ये आपका सही नहीं है, तो राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है, ये आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष के समान है, या भारत का महान्यायवादी के समान है, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो जो इनके पद पे हटाए जाने की प्रक्रिया है दोस्तों, वो जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों संविधान में, वैसे ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का जो है उल्लेख है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, ये आपको बताना है। 17वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन देख लेते हैं चारों दोस्तों। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की, या सर्वोच्च न्यायालय की, या संसद की, या राष्ट्रीय विकास परिषद की। किसकी जो है जिम्मेदारी जो अंतिम होगी दोस्तों, ये बताना है आपको टीका टिप्पणी पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संसद की जो है जिम्मेदारी होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है, ये आपको बताना है। लोक लेखा समिति की बैठक जब होती है उस समय इनमें से कौन जो है जो उपस्थित रहता है। उसमें आपके ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या उनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, या अनुच्छेद 149। आपको बताना है इसमें से महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का कौन निर्धारण करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो है ये जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारण जो है अनुच्छेद 149 में किया गया है। 148 में इनकी नियुक्ति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्न लिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, किसका होता है आपको बताना है। इसमें प्रवर समिति का, प्राक्कलन समिति का, प्रधानमंत्री का, लोक लेखा समिति का। ये चारों ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की जो बैठक में जो है इसकी मध्यस्थता जो करता है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है, इसलिए इसे जो है लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, संसद को, महाधिवक्ता को। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
इनके पास पूरा वित्तीय लेखा जोखा होता है दोस्तों पूरे भारत सरकार का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसे जो है लोक नीति का विभाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं ये आपको बताना है। नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, या सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या उपयुक्त सभी संरक्षक के रूप में। तो आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोक वित्त संरक्षक के रूप में जो है कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विधिक सलाहकार की बात आता है दोस्तों, वहाँ पे महान्यायवादी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, ये आपको बताना है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है किस आर्टिकल के अंतर्गत। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 146, आर्टिकल 160, आर्टिकल 165 के 1, आर्टिकल 165 के 2। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 165 के 1 में जो है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताया गया दोस्तों, और अनुच्छेद 165 के 2 में जो है ये जो है राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होगा, ये भी कहा गया है। तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, आप दूसरा है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या केंद्रीय मंत्री को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो आपके जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इसे जो है संसद में प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कौन है ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है राजीव माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू, आलोक शर्मा, अवनीश अवस्थी। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो वर्तमान की बात करें दोस्तों वो जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रही क्लास आपकी, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों को शेयर करिए, जिसमें भी क्लास का पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।